बात कर रही थी उस समय की जब स्त्री शिक्षा का और स्त्री सशक्तिकरण का वो पहला दौर है। स्त्री नवजागरण का भी वो महत्वपूर्ण दौर है जिसने स्त्री को सशक्त बनाने में बहुत बहुत मदद की। तो उसमें इंद्रप्रस्थ कॉलेज की एक विशेष भूमिका रही है। लेकिन ख़ास बात ये है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जब हम बात करते हैं तो उनका समय है 1904 से 1948 तक। और कुछ बातें ऐसी उनके विषय में पढ़ने में मेरी नज़र में इन दिनों में आई, जिनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम अक्सर स्त्री के विषय में या स्त्री के साहस के विषय में या उसके बेड़ियों को तोड़ने के विषय में जब सोचते हैं तो हमारा मन कैसे अटक अटक कर और बिल्कुल आधुनिक स्त्री के बारे में सोचते हुए हमें लगता है कि उसकी एक सशक्त उपस्थिति आज के समाज में बन रही है। लेकिन जब मैं सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन को पढ़ती हूँ तो उनकी कहानियों से और अधिक हमें मिलता है कि उन्होंने अपने जीवन को किस तरह पूरे साहस के साथ और अपनी शर्तों पर जिया और कुछ इस तरह भी जिया कि शायद आज भी उस तरह से जी पाना संभव नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगस्त के महीने में ये बातचीत हो रही है। आज़ादी का दिन निकट है, सारा देश उत्साह से झंडा फहराएगा। लेकिन अगर हम याद करें कि इस झंडा आंदोलन या झंडे को सत्याग्रह के रूप में जिन लोगों ने शुरुआत की, उस आंदोलन में जो स्त्री सबसे पहले सत्याग्रह के कारण गिरफ्तार की गई वो सुभद्रा कुमारी चौहान थी। झांसी की रानी, यह कविता लगभग आज़ादी के साथ, स्त्री की शक्ति के साथ पर्याय बन चुकी है। जब भी हम स्त्री की, किसी सशक्त स्त्री की बात करते हैं तो झांसी की रानी उसका रूपक बन जाती है। और बहुत बार ये विवाद भी हुआ या ये बहस भी चली कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या मर्दानी कहने से झांसी की रानी का जो रूपक है ये क्या हम स्त्री के साहस को स्त्री से ले रहे हैं? मतलब इस तरह की बहुत सी बातचीत हुई। लेकिन अगर हम जिसने ये रूपक गढ़ा है उसके बारे में सोचते हैं तो कैसे 18 बरस की उम्र में गर्भवती होते हुए वे इस आंदोलन में शामिल हुई। नागपुर में, जगदलपुर में ये आंदोलन सबसे पहले चला, उसमें उन्होंने झंडा फहराया और 1923 में नागपुर में उन्हें गिरफ्तार किया गया और सबसे पहली स्त्री सत्याग्रही जिन्हें की कैद किया गया अंग्रेज सरकार द्वारा, वे सुभद्रा कुमारी चौहान बनी। ये तथ्य मुझे लगता है कि हम बहुत कम जानते हैं। आज भी अगर आप विकिपीडिया पर ये खोजने लगे कि सबसे पहली जो सत्याग्रही जेल गई तो आपको रुक्मिणी लक्ष्मीपति का नाम मिलता है, जो 1930 में नमक आंदोलन के समय जेल गई थी। अब ये सारी बातें पढ़ कर के मेरा ध्यान इस सवाल पर जाता है कि आजकल यूँ भी मैं इस बात में काफ़ी मेरी पढ़ाई इसी तरफ चल रही है और मैं इसके बारे में लगातार सोच रही हूँ कि जेंडर का साहित्य से क्या संबंध होता है। क्या स्त्रियों का लेखन गैर राजनीतिक होता है? क्या घर गृहस्थी से जुड़ी भावनापूर्ण बातें उनके हिस्से में ज़्यादा आती हैं? तो अगर इस नज़रिए से पढ़ना हो तो अपनी जो अग्रजाएं हैं उनके साहित्य को हम कैसे पढ़ेंगे?
एक साथ बहुत सारे नाम याद आने लगते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झंडा फहराया, अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया, अनेक और भी स्त्रियां जो इस आंदोलन में शामिल होती रहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो उनका पॉलिटिकल करियर है, ये जो उनका कांग्रेस समिति की सदस्य रही लगातार और 2 बार विधानसभा का चुनाव जीती, इतनी छोटी उम्र उन्होंने पाई, लेकिन उसके बीच में विधानसभा का चुनाव जीती, प्रतिनिधि बनी, आगे बढ़कर राजनीतिक आंदोलन में हिस्सा लिया, बार बार जेल गई। तो ये सब उनकी कहानियों में किस रूप में आता है? मुक्तिबोध ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में। शायद उनकी कविता को लेकर उन्होंने कही हो, लेकिन कहानियों पर भी उतनी लागू होती है। उन्होंने कहा कि उनके साहित्य में जो एक सरलता है, जैसा जीवन वो जी रही हैं और जैसा जीवन उनके साहित्य में आता है, वो सरलता जो है एक जीवन का राग है, जीवन का उद्वेग है। और उसमें 3 तत्व वो गिनाते हैं। एक स्त्री चेतना, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन और तीसरा पतितों का उत्थान। ये तीनों बातें सुभद्रा कुमारी चौहान के साहित्य पर पूरी तरह लागू होती हैं। अब अगर कुछ क्षण के लिए सिर्फ उनकी कहानियों को देखें, क्योंकि जैसे ही हम कविता की बात करेंगे, मैं अपनी भी बात कहूँ, कुछ साल पहले तक, जब तक कि मैंने ये पुस्तक नहीं देखी थी जो राजपाल एंड सन्स से प्रकाशित हुई, मैं पढ़ाती थी कॉलेज में और सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं पढ़ाती थी लगातार कई कक्षाओं में। और झांसी की रानी तो मतलब हमने स्कूल में पढ़ी, कदम का पेड़ पढ़ी, जहाँ एक बच्चा कहता है कि अगर वो कदम का पेड़ यमुना तीरे होता तो वह भी बांसुरी बजा के कन्हैया बन जाता। फिर उसके बाद हमने वीरों का कैसा हो वसंत, ये सब पाठ्यक्रमों में लगी हुई कविताएं हैं, बार बार पढ़ी जाती हैं। लेकिन एक मेरी छात्रा ने एक बार कक्षा में ये सवाल उठाया कि झांसी की रानी कविता लिखने वाली जो कवित्री थी, मैम उन्होंने इतने कोमल मन की और मातृत्व भाव की कविताएं कैसे लिखी? क्योंकि हम तो यही सोचते हैं कि अगर कोई स्त्री ऐसे ओज की, वीरता की कविता लिख रही है तो वो मातृत्व की कविता कैसे लिख सकती है? क्योंकि माँ होना मानो कोमल होना है, भावपूर्ण होना है, एक जिसे हम कहते हैं ना कि सॉफ्ट होना है, जबकि वीरता का संबंध ओज से है, तेज से है। तो जब हम इन कहानियों को, ये किताब जब मेरे हाथ लगी कुछ साल पहले, 2012 में ये किताब प्रकाशित हुई है और हमारे कॉलेज में राजपाल एंड सन्स का एक स्टॉल लगा और वहाँ मैंने ये किताब देखी और मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये मेरी अल्पज्ञता ही है कि मैंने उससे पहले उसको इतने ध्यान से उसके बारे में नहीं पढ़ा था कि उनकी कहानियों पर मेरी नज़र पड़ती। तो मैंने ये किताब ली और कुछ एक कहानियाँ उस समय पढ़ी और छोटी छोटी कहानियाँ थी, बिल्कुल अपने नैरेटिव में साधारण सी के एक घटना पे आधार बना के, और हर कहानी कुछ न कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तो उन छोटी छोटी कहानियों को पलटते हुए जब मैंने अब की बार मीरा जी के कहने पर फिर से उन्हें देखना शुरू किया, तो 46 कहानियों में 88 कविताएं हैं और कुल मिलाकर उनकी 46 कहानियां हैं। एक बड़ा स्त्री संसार है। हर कहानी की को प्रमुख पात्र स्त्री ही है। मतलब आप मान के चलिए कि 80% कहानियों में, शायद 80% से भी ज़्यादा होगा,
कि उन कहानियों में जो मुख्य पात्र है कहानी की, वह कोई न कोई स्त्री ही है। अब फिर मुक्तिबोध की बात पर लौटते हैं कि 3 चीज़ें उन्होंने मार्क की हैं कहानी, मतलब इनके साहित्य में: राष्ट्रीय आंदोलन, स्त्री चेतना और पतितों का उत्थान। तो इन कहानियों में कोई एक ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है कि जहाँ एक तरह की कहानियाँ हैं वहाँ दूसरा पक्ष सामने नहीं आ रहा, और जहाँ दूसरा पक्ष सामने आ रहा है वहाँ तीसरा पक्ष सामने नहीं आ रहा। तो कुल मिलाकर के सभी कहानियों में ये तीनों बातें मिली जुली हैं। कुछ कहानियाँ जैसे तांगे वाला, आप ये भी याद करना पड़ेगा कि जैसे प्रेमचंद के समय में, प्रेमचंद की हम अगर साहित्य देखते हैं तो हमें ये दिखाई पड़ता है कि जब भी किसी राष्ट्रीय समस्या की बात होती है तो प्रेमचंद का ध्यान इस तरफ ज़रूर जाता है कि हमारी ये स्थिति है तो ये इस कारण है क्योंकि हम गुलाम हैं। यहाँ तक कि कर्मभूमि उपन्यास में जब मुन्नी को कुछ अंग्रेज़ी सैनिक घसीट के खेतों में ले गए हैं तो अमरकांत यही सोचता है उसकी चीख सुन के या उसका दुख दर्द सुन के कि अगर हम पराधीन ना होते तो हमारे देश की यह स्थिति ना होती। जबकि हम जानते हैं कि स्वाधीनता के बाद भी स्त्री देह किस तरह से हिंसा की दृष्टि से अभी भी उतनी ही यातना, उतनी ही पीड़ा, उतनी ही हिंसा उसके प्रति हो रही है जितनी कि पराधीन देश में होती थी। ये हम सबकी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। तो कहीं ना कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में भी ये अंतःसूत्र तो बनता है कि अगर हम पराधीन ना होते तो हमारे देश की स्थितियाँ अलग होती। और पराधीनता का जो अभिशाप है वो एक तांगे वाला कहानी है जिसमें वो कहता है कि उसके सोच सोच के उसके दिल में ये उद्वेलन होता है और वो सोचता है कि कैसे वो इस सारे झगड़े से, कैसे इस सारी वो एक भी अंग्रेज़ को अपने तांगे पर नहीं बिठाता। और एक बार उसे मौका मिल जाए तो जो 1857 की क्रांति में कुछ मुखबिरों ने उस क्रांति को सफल नहीं होने दिया, वो एक बार फिर उसी तरह उठ खड़े होना चाहता है और अंग्रेज़ों से जूझना चाहता है। तो ये पराधीनता एक परिदृश्य बनाती है उस समाज का जिसमें और भी बहुत तरह की समस्याएं हमें दिखाई देती हैं। इस पराधीनता में कौन सी स्त्रियां हैं? जो स्त्री संसार की मैं बात कर रही हूँ उसमें कैसे किरदार हैं, कैसी स्त्रियां हैं। बहुत मज़ेदार लगती हैं मुझे वो कहानियाँ जहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं। एक कहानी है 3 बच्चे शीर्षक से। 3 बच्चे में एक कॉन्ट्रास्ट बनता है। कॉन्ट्रास्ट इस तरह का बनता है कि 3 बच्चे उस नायिका के, मतलब मुख्य किरदार जो है उनके अपने हैं, और 3 बच्चे हैं जिसके माता पिता किसी कारणवश जेल में हैं और वो उनके द्वार पर सहयोग के लिए, भीख मांगने के लिए इस तरह से आते हैं। अब ये 3 बच्चे उन 3 बच्चों के लिए कैसे खड़े होते हैं कि वो माँ कभी कभी कहती भी है कि मैं दोबारा पूरियाँ नहीं बनाऊंगी, तो वो बच्चे कहते हैं कि हम अब भूखे रहकर भी उन बच्चों को अपना भोजन देने के लिए तैयार हैं। यानी ये जो सारी स्थिति है ये केवल इस बात के लिए नहीं है कि कौन किसकी कैसे मदद कर रहा है, ये इस बात के लिए भी है कि कैसा समाज हमें आज़ादी के बाद का चाहिए, या कैसा समाज हम उस समय में देखते हैं कि समाज जो कि समरूप होता है, जो साथीपन का भाव लिए होता है,
और साथीपन में क्या होता है कि जो कमज़ोर है, जो सशक्त है, वो उसका साथ देने के लिए खड़ा होता है। तो ये 3 बच्चे अगर उन 3 बच्चों के लिए खड़े होते हैं तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है कि आप एक ऐसा समाज की परिकल्पना कर पा रहे हैं, आप एक ऐसा समाज सोच पा रहे हैं जहाँ एक दूसरे का हाथ पकड़ना सब लोग स्वीकार करते हैं और माँ अपने बच्चों को इस चीज़ की शिक्षा देती है। तो यानी इस कहानी का या इस समय का जो स्त्री पक्ष है वो उस नई पीढ़ी को इस स्थिति के लिए तैयार कर रहा है कि वो समाज में जहाँ भी असमानता देखें वहाँ साथ खड़े होकर उनकी सहायता के लिए। ऐसी कई कहानियाँ आती हैं, केवल एक ये 3 बच्चे की कहानी नहीं है, और भी कहानियाँ हैं जहाँ कहानी की जो मुख्य पात्र है वो सत्याग्रह के कारण जेल में है। वहाँ उसे एक दूसरी स्त्री मिलती है जो किसी और कारण से जेल में है, और यहाँ वर्ग की बड़ी समस्या पैदा हो जाती है क्योंकि जो वर्ग है वो दूसरा वर्ग निर्धन है, समाज का वो तबका है जो जागरूक नहीं है, जो साधन विहीन है और हर तरह से प्रताड़ित है। तो ये बच्चे एक तरफ खुश होते हैं कि उनकी माँ सत्याग्रही है और सत्याग्रह करने के कारण जेल जाती है। जैसे माँ को अगर रूठना है या बच्चों से कोई बात मनवानी है तो कोई कहेगा कि फिर हम तुम्हारी माँ को सत्याग्रह नहीं करने देंगे, तो बच्चे हर बात मानेंगे कि माँ सत्याग्रह कर सकें और सत्याग्रह करके जेल जा सकें। जिस समय सुभद्रा जी जेल जाती थी उस समय उनकी बेटी सुधा चौहान पर परिवार की जिम्मेदारी आ जाती थी, और सुधा जी ने अपनी माँ के जीवन पर एक पुस्तक लिखी है और उन्होंने इन कहानियों के बारे में कहा कि कहीं कहीं ये कहानियाँ जो हैं वो चोला बदल के आ जाती हैं, और उनका कहना है कि कितनी ही कहानियों में उनके अपने जीवन प्रसंग या अनुभूति के मार्मिक टुकड़े कथा का हल्का सा आवरण ओढ़े आ गए हैं। वे कहानी कम, उनकी आत्मकथा की घटनाएं जैसे ज़्यादा लगते हैं, उन्हें संस्मरण भी कह सकते हैं। तो कोई भी लेखक दोनों ही तरह से लिखता है, कुछ प्रसंग अपने जीवन से उठाता है और कुछ आसपास की ज़िंदगी से ढूंढता है। तो ऐसी कई कहानियाँ बनती हैं जिनमें सत्याग्रह करने के कारण जो मुख्य पात्र हैं वो जेल में है, और जो उसकी साथिन है जिसके बच्चे बाहर छूट गए हैं वो बहुत कष्ट में है अपने बच्चों के बारे में सोचते हुए। और ऐसे प्रसंग आते हैं, या तो किसी एक कहानी में वो 3 बच्चे कहानी में वो बच्चे तेज़ बारिश में उनके जीवन का अंत हो गया है। एक कहानी है जिसमें वो बच्चे सुभद्रा जी के घर पर ही पहुंच जाते हैं, ये समाचार आ जाता है। एक कहानी है जहाँ रूपा, जहाँ वो बच्ची उसकी तोतली है और उसको समाज में जिस तरह का झेलना पड़ता है अपमान, तो सुभद्रा जी अपने बच्ची के बारे में सोच करके और उनका हृदय उसके लिए दुखता है। तो साहस के साथ साथ बहुत ज़्यादा ममत्व एक पूरे समाज के प्रति, तो यानी मातृत्व और राष्ट्र, ये दोनों अलग अलग स्थितियाँ नहीं हैं, एक ही स्थिति बनती है। एक बात, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना भी ज़रूरी है कि उस समय का राष्ट्रीय माहौल जो सुधारवादी था वो स्त्री को किस नज़र से देख रहा था। 2-3 टुकड़े पहले आपको सुनाऊंगी बातचीत के, और उसके बाद कुछ कहानियों के ज़रिए बात करूंगी। एक प्रसंग आता है सुभद्रा जी के जीवन का
कि वो गांधी के पास जाती हैं, मतलब जब वो आंदोलन कर रही हैं तो गांधी और कस्तूरबा जी से मिल रही हैं, तो कस्तूरबा जी उनसे पूछती हैं कि क्या उनका विवाह हो गया है, और वो कहती हैं कि हाँ विवाह हो गया है और उनके पति भी उनके साथ आए हैं। तो इस पर गांधी जी कहते हैं कि उन्होंने हल्का सा प्यार से उन्हें डपटा और कहा कि फिर तुमने सिंदूर क्यों नहीं पहना और तुम्हारे हाथों में चूड़ियाँ क्यों नहीं। ये एक खास पितृसत्तात्मक संरचना है जो उस युग में बनी हुई है। लेकिन सोचिए कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब ना उन्होंने इस बात के लिए विरोध किया, ना तेज़ तेज़ कहा चीख पुकार करके कि वो इसको नहीं मानती हैं, वो उसको केवल हंसकर उन्होंने बात टाल दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी घटना जो है हमारा ध्यान इस बात की तरफ खींचती है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसमें एक तरफ तो हम बात कर रहे थे कि स्त्रियों को मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिला। एक स्त्री है जो जेल जाती है, जो सत्याग्रह करने के कारण जेल जाती है, नन्हे नन्हे बच्चे घर में छोड़कर जेल जाती है, और परिवार की जब उनके पति जेल जाते हैं तो परिवार की पूरी जिम्मेदारी संभालती है। लेकिन जो नेतृत्व है वो उस स्त्री से क्या अपेक्षा रखता है। जिन दिनों में स्त्री कविता पर काम कर रही थी तो प्रोफेसर सविता सिंह से मैंने जो इंटरव्यू किया उसमें उन्होंने ये बात साफ की कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है, मतलब उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के अंधेरों को भी देखना चाहिए। स्त्री की दृष्टि से अगर हम उस राष्ट्रवाद के अंधेरे को देखें तो ये अंधेरा हमें इस रूप में सामने दिखाई देता है कि ये जो संरचना पितृसत्तात्मक समाज की है वो फिर भी स्त्री को एक रूप में देखने के ही हक में है। इसलिए जो पात्र इन कहानियों में बिखरे पड़े हैं वो पात्र हैं जो राष्ट्र के लिए अपना सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन नैतिकता का जो आवरण उनके व्यक्तित्व पर पड़ा हुआ है कि एक स्त्री को जैसा होना चाहिए। जहाँ तक स्त्री का सवाल है तो मुझे ये कहना चाहिए कि जो हमारा पूरा राष्ट्रीय आंदोलन था, तो जो उपनिवेशवाद का जब वो विरोध करता है तो अंग्रेज़ों ने उपनिवेशवाद का जो तर्क दिया वो ये तर्क दिया कि हमारे समाज में अनेक समस्याएं हैं, तो उन समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है। ये तभी कि अंग्रेज़ जो हैं वो हमें एक जो समानता का न्यायपूर्ण समाज है वो बनाने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ की समस्याएं क्या हैं। स्त्री का शोषण एक बहुत बड़ी समस्या है, दलितों का शोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। तो उन्होंने उपनिवेशवाद के तर्क के रूप में इसको प्रस्तुत किया। लेकिन अब समस्या ये है कि जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो इस सारी स्थिति को कैसे प्रस्तुत करता है कि वो इस तरह प्रस्तुत करता है कि वो ये तर्क देता है कि हमारी संस्कृति, हमारा देश कैसे अंग्रेजी या पाश्चात्य सभ्यता से ऊपर है, कि वो हमारी स्त्रियां आदर्श स्त्रियां हैं। और वो आदर्श क्या है? वो आदर्शवाद जो है वो नैतिक शुचिता का आदर्श है, त्याग का आदर्श है, अपने आप अपना अस्तित्व मिटाकर पूरी तरह से समर्पण का आदर्श है, जो इन कहानियों में जिससे कि सुभद्रा कुमारी चौहान का साहित्य भी पूरी तरह मुक्त नहीं होता।
बिखरे मोती जो उनका पहला कहानी संग्रह था, असल में उन्होंने कहानियाँ लिखने की जो शुरुआत की थी वो भी एक विचित्र घटना उसके पीछे थी कि मतलब हैरानी होती है हमें ये पढ़ कर के कि उनके पति को जेल जाना पड़ा और उनसे किसी संपादक ने कहा कि अगर वो कहानियाँ लिखेंगी तो कहानी के बदले में उन्हें पारिश्रमिक मिलेगा, और वो पारिश्रमिक उनके लिए उस समय अपने घर परिवार को चलाने में बहुत ज़रूरी था। लेकिन सुभद्रा जी को बहुत इस बात का आत्मविश्वास नहीं हुआ कि वे कैसी कहानियाँ लिख रही हैं, तो उन्होंने अपनी कहानियाँ पद्मलाल पन्नालाल बख्शी को पढ़ाई और पूछा कि क्या इनमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। तो बख्शी जी ने कहा कि जो सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति जहाँ होती है, यानी ये हम कह सकते हैं कि साहित्य रचना का एक मानदंड भी बन जाता है कि जहाँ सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, बस उतना भर होना कहानी के लिए आवश्यक है। तो इसके अलावा तुम कुछ और मत सोचो। तो बिखरे मोती जो उनका पहला कहानी संकलन प्रकाशित हुआ, उसके निवेदन में उन्होंने लिखा कि हृदय के टूटने पर आंसू निकलते हैं जैसे सीप के फूटने पर मोती। हृदय जानता है कि उसने स्वयं पिघल कर उन आंसुओं को ढाला है, अतः वे सच्चे हैं, किंतु उनका मूल्य तो कोई प्रेमी ही बतला सकता है। सीप इतना जानती है कि उसका मोती खरा है। ये बहुत इम्पोर्टेंट वाक्य है। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि हम सब अब जब दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें कसौटी क्या है साहित्य रचना की? यही कसौटी है कि वो उस भाव को कितनी सच्चाई, कितनी ईमानदारी से सही ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहाँ भी यही स्थिति है कि जो सुधा चौहान ने लिखा कि माँ का जो व्यक्तित्व है वो ऐसा था कि वो अपनी जिंदगी की, यानी सीधे सीधे जो सच्चाई से रूबरू हो रही थी, उसकी कहानी वो इन कहानियों में कहते हैं। गौरी नाम की एक कहानी है जहाँ वो लड़की के लिए उपयुक्त वर ढूंढने के लिए पिता बहुत बेचैन है और एक वर उन्हें मिलता है जो उम्र में उससे बड़ा है और उसके बच्चे भी हैं, उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई है, वो देश प्रेमी है, स्वाधीनता आंदोलन में भागीदार है, और उन्हें लगता है कि उनकी बेटी तो इतनी छोटी और उम्र में छोटी है और सुंदर है लेकिन अगर वो योग्य वर नहीं ढूंढ पाएंगे तो वो उसी को योग्य मानेंगे। लेकिन फिर पिता को एक वर मिल जाता है जो तहसीलदार हो सकता है, तहसीलदार होने वाला है, बड़ा अफसर। अब पिता चाहते हैं कि गौरी इस व्यक्ति से विवाह कर ले। गौरी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब पहले वर जो आए थे उसे मिलने के लिए, उसके छोटे छोटे बच्चों से वो हिली मिली थी, एक बार केवल वो मिलती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि पिता को गिरफ्तार कर लिया गया और वो बच्चे अकेले हैं, तो वो बिना अपनी माँ से इजाज़त लिए, बिना अपने पिता का इंतज़ार किए उस घर में चली जाती है और उन बच्चों की देखरेख करती है। तो ये जो सारी स्थिति है, एक मिनट, तो ये जो सारी स्थिति है, ये गौरी का एक ऐसा आदर्श व्यक्तित्व हमारे सामने प्रस्तुत करती है जिसमें कि ये संभावना बनती है कि अगर उसे चुनना है तो वो क्या चुनेगी। और जब वो लौट कर आते हैं जेल से तो गौरी उनके पैरों की धूल को अपने शीश और माथे पर लगाती है। तो ये जो व्यक्तित्व इन कहानियों में उभरता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये साधारण स्त्रियां हैं, लेकिन अपनी आकांक्षा में, अपने संघर्ष में, अपने साहस में उनकी भावनात्मकता ऐसा जोर पकड़ती है
कि वो असाधारण कर जाने को निकल जाती हैं, असाधारण कर बैठती हैं। ऐसी कई और कहानियाँ आती हैं, सुभागी, कल्याणी, मतलब हर जगह आपको ऐसी पात्र मिलेंगी जो अपना सब कुछ मिटाकर, अपने अस्तित्व को मिटाकर, अपने आप को भूलकर या तो परिवार बचाती हैं और या देश के लिए समर्पित हो जाती हैं। जिस परिवार में वो गई हैं सब कुछ उसकी भेंट कर देना। लेकिन जिस कहानी ने मेरा खास ध्यान खींचा वो कहानी है आहुति, और उसमें एक वाक्य है, वो वाक्य पढ़ते ही हमारी पूरी जो धारणा है स्त्री पक्ष की वो बदल सकती है। कुंतला एक कन्या है, उम्र में बहुत छोटी है, अनमेल विवाह हुआ है। राधे श्याम जी की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन कुंतला के सौंदर्य को देखकर उन्होंने जो ये इरादा किया था एक पत्नी व्रत होने का और फिर जीवन में कभी न विवाह करने का, वो इरादा डोल जाता है और वो विवाह कर लाते हैं। और दूसरे विवाह, अब सुभद्रा जी ने जो लिखा जरा ये सुनिए। कहते हैं ढलती उम्र का विवाह और विशेषकर दूसरे विवाह की सुंदर स्त्री मनुष्य को पागल बना देती है। था भी कुछ ऐसा ही। कुंतला अपने जीवन से कुछ बेजार सी हो रही थी। वह राधे श्याम को किस प्रकार रोक सकती थी, किंतु वह तो उनकी विवाहिता पत्नी ठहरी, क्योंकि 7 भांवरे फिर लेने के बाद राधे श्याम को उसके शरीर पर पूरी मोनोपोली सी मिल चुकी थी ना। अब देखिए, जो नैतिकता स्त्री से ये डिमांड करती है कि वो हर हालत में यौन शुचिता को बनाए रखेगी और जरा सा उसका पैर फिसला नहीं कि ये अपवाद का विषय बन सकता है, उसी समय में विवाह के बंधन में उसके साथ जो अनाचार हो रहा है उसे वो कैसे जायज ठहराए। मुझे याद नहीं आता कि कोई ऐसी कहानी किसी और ने लिखी होगी जो स्त्री मन की ऐसी बात कह सकता हो। और सुभद्रा कुमारी चौहान की स्त्री चेतना पर जहां पूरी तरह राष्ट्रवाद के उस आदर्श का मुलम्मा चढ़ा हुआ है, वहां भी एक पंक्ति में वो ये बात रख देती हैं। और शायद इतनी कहानियों के बीच में ये कहानी पूरी तरह से स्टैंड आउट करती है, पूरी तरह से विलक्षण है। इसमें फिर आगे चलकर और जो बातचीत होती है वो ये होती है कि धीरे धीरे कुंतला अपना मन इस बात में लगाने लगती है कि वो साहित्य रचना करने लगती है। और राधे श्याम जो हैं, उनके एक मित्र हैं, वो उन मित्र से कहते हैं कि वो उसके लिखे को पढ़ लिया करें और थोड़ी उसकी सहायता करें। और थोड़ा सा उनसे आश्रय पा करके, थोड़ी सी सहायता पा करके कुंतला बहुत मतलब अच्छी साहित्य रचना करने लगती है, कविताएं लिखने लगती है, कहानियां लिखने लगती है और अपने मन में जो विचार आते हैं वो लिखने लगती है स्त्री जीवन को लेकर। ठीक वैसे ही जैसे कि ताराबाई शिंदे लिख रही थी जब वो स्त्री पुरुष तुलना कर रही थी। तो कुंतला ऐसी ही एक पात्र उस कहानी में नजर आती है। लेकिन जैसे ही पति को ये एहसास होता है कि उसके मन में कोई छोटी सी भावना उस मित्र के प्रति हो सकती है, या वो मित्र और कुंतला मानसिक दृष्टि से एक दूसरे के निकट हैं, तो राधे श्याम को इतनी जलन होती है कि वो उसके पूरे साहित्य संसार को जला देते हैं, उसकी चिता जला देते हैं। और कुंतला को अपने मन में ये स्वीकार कर लेना पड़ता है कि उसके इस साहित्यिक जीवन का अंत हो गया है। तो
ये आहुति उस समय भी स्वीकार करनी पड़ती है इसका। लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि सुभद्रा जी की नजर इस तरफ जाती है। एक और पक्ष जो मुझे नजर आया इन कहानियों में, जो शुचिता की मैं बात कर रही थी, कि धन का जो लोभ है, मतलब इस पूरे कथा संसार में अगर स्त्री पात्र हैं तो उन स्त्रियों के साथ साथ पुरुष पात्र भी हैं। एक तरफ तो वो आदर्शवादी पुरुष हैं जो राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा हैं, और दूसरी तरफ वो पुरुष भी हैं जो बहला फुसलाकर स्त्री देह का शोषण कर रहे हैं। तो हमें गहनों का जो आकर्षण है स्त्री के मन में, गबन उपन्यास अगर प्रेमचंद लिख देते हैं तो यहाँ थोड़ी थोड़ी बात, 2-3 कहानियों में वो संकेत सुभद्रा कुमारी चौहान भी करती हैं। एक कहानी है सोने की कंठी और दूसरी है कान के बुंदे, जहाँ उस आकर्षण में स्त्रियां कैसे भुलावे में आ जाती हैं और वो पुरुष उनका किस तरह से दैहिक शोषण करते हैं। एक कहानी यहाँ तक आती है, ये एक कहानी अभी मैं पढ़ रही थी कि यहाँ तक आती है कि वो जो बच्ची है, वो लड़की है, उसकी जो दादा है, मतलब रिश्ते में दादा लगते हैं, क्योंकि वो ठाकुर हैं इसलिए हर औरत की देह पर उनका अधिकार है, तो कहीं से भी स्त्रियां उठा ली जाती हैं। और एक बार स्टेशन पर से जिस लड़की को उठा के ले जाते हैं, वो लड़की उनके अपने परिवार की बेटी निकलती है। तो इस तरफ भी ऐसे ये पूरा उनका संसार बनता है। इस तरफ ध्यान दिलाया सुभद्रा जी ने अपनी कहानियों में। अब क्या इस सारे तथ्यों से कुछ ऐसा ड्रामेटिक होता है? क्योंकि कहानी की जो कला है, सीधे सीधे कहानी बात को कह देने की, अब एक तरह से हम ये देखें कि जिस कवित्री ने झांसी की रानी का इतना बड़ा रूपक गढ़ा है, तो वो कविता, लेकिन वो कविता में कहानी बन जाती है। वो स्त्री छोटे छोटे नैरेटिव, छोटी छोटी कथाएं, छोटी छोटी कहानियां इस तरह से बुनती चली जाती है। और हमेशा कहानी में कुछ, जैसे कि कोई चुपके से आपको अपने मन की बात बता दे, तो कहानी कहने की जो कला है वो उनके यहाँ, जैसे कि प्रेमचंद की भी शुरुआती कहानियों में होता है कि बिल्कुल सहानुभूति से ये कहानियाँ वो रख दें। अब यहाँ 2-3 बातें फिर मेरा ध्यान खींचती हैं, और एक तो ये है कि महादेवी वर्मा के साथ उनकी जो मित्रता थी। महादेवी वर्मा उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ सुभद्रा कुमारी चौहान पढ़ती थी, और दोनों बहुत गहरी मित्र थीं और कई कवि सम्मेलनों में साथ साथ जाया करती थी। तो दोनों में आपस में बहुत गहरा रिश्ता था। सुधा चौहान ने उसके बारे में बहुत संस्मरण लिखे हैं। अब आप अगर ये देखने लगें कि महादेवी और सुभद्रा कुमारी चौहान का एक ही समय है और दोनों स्त्री पक्ष को किस तरह सामने लाती हैं, तो यहाँ तक कि जो स्त्री अपने जीवन में एक ऐसी स्थिति में पहुँच जाती है जिससे कि संसार नफरत करने लगता है, तो ऐसी पात्रों के प्रति भी सच्ची सहानुभूति से सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा। तो यानी ये जो कहानियाँ मैंने आपसे गहनों की, मतलब ये सोने की कंठी, कान के बुंदे,
या जहाँ स्त्री जो है वो उस छलावे में आ जाती है कि उसका शोषण होता है, उनको कोई ब्लैक एंड वाइट में नहीं लिखा है कि ये पतिता स्त्री है, बल्कि सच्ची सहानुभूति के साथ लिखा। कल्याणी एक कहानी है जहाँ विवाह होते ही पूरी रेल दुर्घटना में पति की और बहुत से परिवार वालों की मृत्यु हो जाती है। तो कल्याणी की देखभाल जो पति का मित्र कर रहा है, उसके सौंदर्य को देख के वो अपने मन को काबू में नहीं रख पाता, लेकिन उसकी पत्नी जो है वहाँ, वो बार बार बीच बीच में पति से कहती है कि इसे भेज दो, लेकिन वो सोचती है कि इसमें इसका क्या दोष है, कि पत्नी तो जो भी होती है वो तो हर बार अपने परिवार के बारे में ही सोचती है, अपने बच्चों के बारे में ही सोचती है, अपने पति के सुख के बारे में ही सोचती है। तो कहीं ना कहीं सुभद्रा कुमारी चौहान भी इस प्रश्न से जूझ रही हैं कि जो सामाजिक उपस्थिति उस स्त्री की बनती है, क्या वो उचित है या नहीं। तो वो इन पात्रों को स्याह सफेद रूप में ना प्रस्तुत कर सच्ची सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि महादेवी भी अपने पात्रों को सच्ची सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करती हैं। लेकिन यही मैं एक बात जोड़ना चाहती हूँ, श्रृंखला की कड़ियाँ का अगर हम पाठ करते हैं तो उसमें जो बात महादेवी एक तरह से एक रैडिकल स्त्रीवाद को जन्म दे के कह रही हैं कि ये बात कि मातृत्व का जो गौरव स्त्री को मिला है वो उसे उसके अधिकारों से किस तरह विमुख करता है, वो उसे कितना दूर ले जाता है और वो उसे आर्थिक अधिकार नहीं देता। तो जब तक कि स्त्री को आर्थिक अधिकार नहीं मिलेंगे तब तक कि समाज में बराबर की भागीदारी सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। ये मुझे लगता है कि दोनों जो ऐसी स्त्रियां हैं जो कि साहित्य की दुनिया में दोनों बड़े नाम हैं, वहाँ महादेवी इससे के एक कदम आगे जाती हैं। लेकिन सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में जिस तरह की जिंदगी जी या जिस तरह के फैसले लिए, वो बहुत मुझे लगता है कि अपने जीवन में उन्होंने उस मुकाम को पाया। और एक घटना जो उनके जीवन की मुझे मिलती है कि जिस तरह पूरी क्रांतिकारिता के साथ वो राष्ट्रीय आंदोलन में भाग ले रही थी, उसी तरह उनकी पुत्री का विवाह जो है वो अमृत राय से विवाह करना चाहती हैं, जो कि प्रेमचंद के पुत्र थे। अब जाति बटे उस समाज में ये आसान नहीं था कि वो दोनों सुधा जी और अमृत राय विवाह कर पाते, लेकिन सुभद्रा जी ने उस विवाह को स्वीकार किया। और इतना ही नहीं, विवाह से पहले अमृत राय को अपने घर में रहने की अनुमति दी, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे को और अच्छी तरह जान पाए। तो कहानी में जो साहस कहीं इस तरह की कहानी वो नहीं लिख रही, लेकिन जीवन में वो दूरी जो है वो पूरी कर पा रहे हैं। जबकि प्रेमचंद अपनी कहानियों में स्त्री शिक्षा के बहुत बड़े पैरोकार होकर भी अपने जीवन में पाश्चात्य शिक्षा से विरोध होने के कारण अपनी बेटी को स्कूल नहीं भेजते या उसकी शिक्षा को उस तरह उनके मन में ये संकट रहा या दहेज देकर पुत्री का विवाह उन्हें करना पड़ा अपने आदर्श के प्रतिकूल जाकर भी, वो अपने जीवन में जो साहस नहीं कर पाए वो सुभद्रा कुमारी चौहान ने अपने जीवन में किया। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि आप जो सोचते हैं तो समाज की नैतिक मर्यादाओं को कहानियों में उनके पात्र निभाते हुए भी जीवन में वो ये कदम ले पाती हैं। अब
अगर हम ये जो दो अलग अलग पक्ष हैं, एक स्त्री जीवन का पक्ष और एक राष्ट्रवाद का पक्ष, अगर हम इन दोनों को साथ मिलाकर देखते हैं तो पूरी कहानियों में या जिस नैतिक मर्यादा की मैं बात कर रही हूँ, वो नैतिक मर्यादा उस राष्ट्रीय चिंतन से ही पुष्ट होती है। ये जो समर्पण का भाव है स्त्री में, हर समय मिट जाने का भाव है, ये जो युग की भावना है, उत्सर्ग की भावना, प्रसाद भी जिस स्त्री को श्रद्धा के रूप में देख रहे हैं, ये जो पूरी भावना है ये उन कहानियों में भी आती है और लगातार आती है। तो शमशेर बहादुर सिंह ने कहा कि ये जो आदर्शवाद है सुभद्रा जी की कहानियों में एक तरह का, वो आदर्शवाद राष्ट्रीय हलचलों से ही बंधा हुआ था। तो एक ये जो राष्ट्रवाद, मतलब पूरी जो बहस चल रही थी और ये कहा जाता था कि जबलपुर में जो झंडा आंदोलन किया था सुभद्रा जी ने, तो ये कहा जाता था कि ये देश के लिए जो राष्ट्र का संकल्प है, जो इन औरतों ने ये जो उठाया है, ये उनके चारित्रिक उत्कर्ष का ही एक पक्ष है। तो जो स्त्री पक्ष है वो उस राष्ट्रवाद से बंधा हुआ है, लेकिन कि वो जबलपुर में उनकी मुख्य कर्मस्थली रही पहले, तो वो जबलपुर की सरोजनी नायडू हैं, क्योंकि सरोजनी नायडू सुभद्रा जी से बड़ी हैं उम्र में। अब जब भारत का संविधान बनता है तब सुभद्रा जी नहीं थी, लेकिन सरोजनी नायडू थी, हंसा वाडेकर थी, सुचेता कृपलानी थी, ये सब संविधान सभा में शामिल हुई। तो जिस तरह अंबेडकर ने दलितों के लिए, दलितों के उत्थान के लिए प्रावधान बनाए, तो क्या ये स्त्रियां उस तरह का प्रावधान नहीं बना सकती थी? क्या वो अपने लिए लड़ नहीं सकती थी, अधिकार की बात नहीं कर सकती थी? तो वहाँ उन सारी बहसों को अगर पढ़ें तो सरोजनी नायडू ने एक जगह कहा कि हम किसी तरह का रिजर्वेशन नहीं चाहते, हम उस तरह के अधिकार नहीं चाहते, हम तो केवल इतना चाहते हैं कि हमारा सम्मान हो। इसी सवाल के जवाब में सविता सिंह ये सवाल पूछती हैं कि अगर आप ये चाहते थे कि आपका सम्मान हो, तो यानी कुछ ना कुछ ये रहा होगा जिसमें आपको लगा होगा कि स्त्री का सम्मान नहीं हो रहा है। तो क्यों इन स्त्रियों ने उस बात को खुलकर नहीं कहा? और अगर वो कहीं मिलता है चिंतन के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर, तो महादेवी के श्रृंखला की कड़ियाँ में वो धारणाएं, जैसे वो इस पूरे सामाजिक संरचना को तार तार करती हैं, जो स्त्री को मातृत्व का दर्जा देके, स्त्री को आदर्श पुत्री का दर्जा देके, आदर्श पत्नी का दर्जा देके उससे वो अधिकार छीन लेता है। तो ऐसी कोई कहानियों से मैं नहीं गुजर पाई इन कहानियों को पढ़ते हुए भी, जहाँ इस तरह से अपने अधिकार हासिल करने की या चिंतन के स्तर पर ये प्रस्तावना करने की कि झांसी की रानी की तरह जो पूरे समाज को और सत्ता को बदल कर सकती है, ऐसी मतलब कहानियाँ मेरी नज़र से नहीं गुजरी। लेकिन इतना तो अवश्य है कि जो हलचल उनके मन में रही स्त्री को लेके या स्त्री के शोषण को लेके और स्त्री की भूमिका को लेके राष्ट्र निर्माण में, वो इन कहानियों में हमें मिली। और ये
कोई छोटी बात नहीं है कि उस समय में आपने इस तरह की स्त्रियों को प्रस्तुत आप कर रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों की एक बहुत मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ये कहानियाँ एक तरह का कोलाज है कि अगर आप अलग अलग कहानियों को एक साथ रख के भी देखें तो एक ऐसी स्त्री का बिंब हमारे सामने आ जाता है। दूसरी बात कि जो सुभद्रा जी कह रही हैं कि वो सच्चे मन की सच्ची अभिव्यक्ति हैं, ये उन कहानियों की सार्थकता है। तो थोड़ी सी बात हमें उनकी भाषा पर भी करनी चाहिए कि इन कहानियों की भाषा क्या है। सहज भाषा तो है, लेकिन कहानियों में कहानीपन भी है। कहानी की संरचना बहुत जटिल संरचना नहीं है कि तह दर तह उसमें से आप अनेक बातें निकाल सकें, उस तरह की संरचना नहीं है। कहानी की संरचना बिल्कुल सीधी सादी खरी संरचना है। लेकिन उसमें एक कवि हृदय बोलता है। अगर आप भाषा को देखें, छोटे छोटे संवादों को देखें, तो वो कहानियाँ हमें जिस तरह की तरलता देती हैं, जिस तरह आपको अपना साथी बना लेती हैं, तो इसलिए कहानी जब खत्म भी हो जाती है तो एक उदासी सी मन को घेरे रहती है, एक भाव प्रवणता आपके मन को घेरे रहती है। और ये संभव उनकी कहानियों में हो पाता है। एक छोटी सी कविता की एक पंक्ति में पढ़ना चाहती हूँ, जिसकी तरफ हमारा शायद कम ध्यान दिया। ऐसी कविताएं तो हमने काफ़ी पढ़ी कि जहाँ एक जगह वो कहती हैं कि भाई अगर पुरुष सामने ना आए तो स्त्रियों को सामने आना चाहिए और इस आज़ादी की लड़ाई में लड़ना चाहिए। लेकिन एक छोटी सी जो कविता मेरे नज़र से गुजरी, तुम कविता के प्राण बनो, मैं उन प्राणों की आकुलता, निर्जन वन को मुखरित कर दे प्रिय, अपना सम्मोहन गान। तो भाव की जो सत्ता लगभग छायावादी शैली में इस कविता में मिलती है। हमारा ध्यान क्योंकि झांसी की रानी की तरफ गया, वीरों का कैसा हो वसंत की तरफ गया, तो ऐसी भाव प्रवण कविताओं की तरफ गया ही नहीं सुभद्रा कुमारी चौहान की, जो अपने आप में उनकी भाषा की लयात्मकता और भाव प्रवणता को लगभग जैसे कि छायावाद की कविता है, तो वैसी भावुकता, वैसी भाव प्रवणता, वैसी तरलता, वैसी ही मोती की आभा जिसे प्रसाद कहते थे, वैसी कविताएं भी उन्होंने लिखी। और मुक्तिबोध की ही पंक्ति से अगर मैं अंत करना चाहूँ, जो कविता और कहानी दोनों पर लागू होती है, कि उनकी शैली में वही सरलता है, वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। तो ये सारी बातें एक साथ एक कहानीकार में नज़र आती हैं, और ये तभी संभव हो सकता है जब हम उसके समस्त रचना कर्म को साथ साथ रख के पढ़ते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि कहानियाँ एक कोलाज बन जाती हैं कि एक दूसरे का संदर्भ बनता है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं कहूँगी कि मेरा
जो अनुभव है सुभद्रा जी की कहानियों को पढ़ने का, वो मैंने आपके साथ साझा किया। इसमें और भी बहुत सी चीज़ें मन में उठ सकती हैं, उन अलग अलग पक्षों पर भी बातें हो सकती हैं और बातचीत चलती रहेगी। और प्रणव जी का इशारा हो रहा है कि समय पूरा हो गया है। एक दो छोटे छोटे सवाल हैं, अगर कहें तो उनका जवाब दे दूं। कि एक मेरी छात्रा ही है और उसने दो बड़े महत्वपूर्ण सवाल रखे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और एक तारावती मीना जी ने एक सवाल रखा है। वो सवाल तारावती जी ने तो उस कहानी के संदर्भ में रखा, आहुति के संदर्भ में, कि पति ने जो किया क्या वो सही था या नहीं। ना तो जिंदगी में सीधे जवाब होते हैं, ना साहित्य में सीधे जवाब होते हैं। कोई भी ये नहीं मान सकता कि पति ने जो किया वो सही था, लेकिन स्त्रियां ऐसी बहुत सी घटनाओं, ऐसी बहुत सी स्थितियों के हमेशा उनको रूबरू होना पड़ा है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ सवाल ये है कि सुभद्रा जी ने उस सच्चाई को अनावृत किया या बिना किसी पर्दादारी के उसे सामने रखा, ये महत्वपूर्ण है। दूसरा जो मेरी छात्रा ने सवाल पूछा कि सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कहानियाँ हैं ये या कविताएं हैं, ये स्त्री आंदोलन को कैसे पुष्ट करती हैं। वो ये उसके मन में ये सवाल क्यों आ रहा है, क्योंकि अगर ये कविताएं एक रैडिकल परिवर्तन की बात नहीं कर रही हैं तो क्या ये सहायता करती हैं या नहीं। तो मेरा जवाब इसमें ये है कि सहायता करती हैं, क्योंकि स्त्री के लिए लिख पाना भी, जैसे कुंतला का हश्र होता है कि पति जो है वो ईर्ष्यावश उसका सारा लेखन जला देता है, लेकिन यहाँ कुछ औरतें हैं जिन्होंने साहसपूर्ण जिंदगी में कदम उठाया और वो लिख सकीं। ये भी उनके होने का, उनके अपने वजूद का प्रमाण है। तो यानी स्त्री का लिखना भी एक तरह का सशक्तिकरण है। और फिर उसने एक कहानी का जिक्र किया है, वो कहानी है वेश्या की लड़की। तो उसको वो वैश्य की लड़की लिख रही है। मेरे हिसाब से कहानी वेश्या की लड़की है। ये कहानी वेश्या की लड़की है। तो जहाँ उसका वो चित्रण उन्होंने किया है, तो ये जो सारी सिर्फ वेश्या की लड़की नहीं, ऐसी और भी दो तीन कहानियां हैं। जैसे मालिन की लड़की है, जो तीसरे पक्ष की बात रह गई, जिसे मुक्तिबोध कह रहे हैं कि जो ऐसे पतित समाज का हिस्सा होती है तो वो उसका कैसे उत्थान करती हैं। जैसे मालिन की लड़की है, वो संभ्रांत परिवार में, जहाँ वो मालिन है, वो उस राजा जी के घर में पली है, बड़ी हुई है। तो पलना, बड़े होना, उनके दया पर जिंदगी में कुछ बन जाना, वो तो एक पक्ष होता है। लेकिन इस कहानी में वो दिखाती हैं कि वो उस घर की बहू भी बनती है। उनका बेटा प्रेम प्रस्ताव करता है और वो स्वीकारी जाती है। तो ये जो कहानी कह पाना है, ये परिवर्तन, या ये जो मैं इन सब कहानियों को इस तरह देखती हूँ कि एक स्थिति वो है जो जैसा समाज है उसका चित्रण उन कहानियों में होता है, और दूसरी वो परिकल्पना है जो कैसा समाज वो देखती हैं स्वाधीनता के बाद, उसका चित्रण उन कहानियों में होता है। तो ये जो छोटी छोटी कहानियाँ ऐसी नज़र आती हैं, मुझे लगता है कि ये इनको बहुत ध्यान से पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये जो इनका अंतर पाठ है कि वो एक समावेशी चरित्र जो समाज का बनता है, वो भी इन रचनाकारों का एक योगदान है जो इस समाज में होता है। छोटा सा एक सवाल और है, सुभद्रा कुमारी चौहान और महादेवी वर्मा के स्त्री पक्ष में क्या अंतर है, मैम क्या बताएं। ये पक्ष की इसकी बातचीत मैंने अभी अभी की कि जिस तरह का टेक्स्ट श्रृंखला की कड़ियाँ नाम से महादेवी ने लिखा वो अप्रतिम है। लेकिन अगर केवल इतनी बात करनी हो कि
जो पात्र चित्रित किए उन्होंने अपने रेखा चित्र में और सुभद्रा जी ने अपनी कहानियों में, वो लगभग समान है। कि वहाँ महादेवी कहती हैं ना कि ये पात्र जो भी हैं ये मेरी अक्षय ममता के पात्र हैं। ऐसे ही इन कहानियों में जो भी किरदार हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की अक्षय ममता के पात्र हैं। इसलिए उन्होंने उन सारी स्त्रियों को, उन सारे पात्रों को सच्ची सहानुभूति और संवेदना के साथ देखने की कोशिश की। ये और इस सारी चीज़ को मतलब देखने की कोशिश की तो एक बात है, लेकिन उसे अपने साहित्य का मानदंड भी बनाया। उसके माध्यम से काव्यशास्त्र और सौंदर्य शास्त्रीय जो परिकल्पनाएं हैं साहित्य रचना की, उसमें भी परिवर्तन लाने की कोशिश की, उसमें भी हस्तक्षेप किया। इसे उस रूप में भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये मेरी नज़र है कि इन चीज़ों पर भी बात होनी चाहिए कि यानी जो कहानी वो कहती हैं वो कहानी एक धरातल है, लेकिन वो कहानी किस पक्ष को छूती है, कहाँ तक पहुँचती है और पूरे उस परिदृश्य में कैसा परिवर्तन करना चाहती है, इसको मार्क करना, इसको रेखांकित करना अपने स्त्री चिंतन को सुदृढ़ करने में मुझे लगता है कि हमारे वो जो है वो कसौटियाँ बनेंगी स्त्री चिंतन की। जब जब हम इन बिंदुओं से गुजरते हैं तो हम अपने यहाँ की जो स्त्री दृष्टि है उसको दोबारा देखने के लिए मजबूर होते हैं। ये स्थिति इसमें बनती है। तो आज के लिए संभवतः इतनी बातचीत काफ़ी है। हम फिर किसी और मंच पर मिलेंगे और राजपाल के मंच पर इससे जुड़े हुए या इसी तरह के और अनेक मसलों पर बातचीत हर रोज़ होती रहती है, जिसमें मैं खुद भी शामिल होती हूँ और सुनने का भी आनंद उठाती हूँ। एक बार फिर से मीरा जी का और प्रणव जी का धन्यवाद कि उन्होंने आज ये सारी बातचीत में शामिल होने का मुझे अवसर प्रदान किया। और सिर्फ बातचीत में शामिल होने का ही नहीं, बल्कि उन्होंने मजबूर किया कि मैं ऐसी कहानियों के बारे में एक बार फिर से सोचूं और उसके बारे में बातचीत करती रहूं। एक और छोटा सा सवाल आ गया कि सुभद्रा कुमारी चौहान कहानियों में मातृत्व और राष्ट्रीयता का जो सामंजस्य है, जहाँ से मैंने बात शुरू की थी, ये वही सवाल है। एक्चुअली पहले मैंने यही बात शुरू की थी कि राष्ट्र आंदोलन में भाग लेने का जो है, तो अगर आप चाहें तो आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं और वहाँ ये सवाल जवाब अपने भेज सकते हैं। मैं आपको वहाँ भी उत्तर दे सकती हूँ, या राजपाल के पेज पर भी आप ये सवाल भेज सकते हैं और फिर हम इन पर बातचीत जारी रख सकते हैं। आज के लिए आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार।